सुप्रभात बच्चों। मैं चंदन कुमार सिंह विषय इतिहास के अध्याय 3 क्लास 9 जिसका शीर्षक है वन्य समाज और उपनिवेशवाद के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए मैं उपस्थित हूँ। आप सभी प्यारे बच्चों का इस वीडियो क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, यह वन्य समाज और उपनिवेशवाद जो चैप्टर है यह काफ़ी रोचक अध्याय है। पहले शीर्षक की बात की जाए तो वन्य समाज यानी वन में रहने वाले लोगों का समाज, जंगल में रहने वाले लोगों का समाज, और उपनिवेशवाद यानी उपनिवेशवाद क्या है? किसी एक देश का दूसरे देश के ऊपर अपनी साम्राज्य स्थापित होना या उस पर कब्जा करना उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे इंग्लैंड ने हमारे देश को लंबे समय तक अपना निवेश बनाया था, अपना गुलाम बनाया था। इस चैप्टर के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वनों की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। प्यारे बच्चों, हम सभी परिचित हैं वन से, जंगल से, पेड़ पौधों से। ये जो जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, वो हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं, सबसे पहले इसे हम लोग देखते हैं। तो हम जहाँ भी अपनी नज़र दौड़ाते हैं, चाहे टेबल कुर्सी हो, कागज हो, फर्नीचर, जड़ी बूटी, कोई भी तरह का इस तरह का वस्तु हो, तो उसका स्रोत पेड़ पौधे हैं यानी वन है। तो वनों की उपयोगिता काफी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे हमें जलावन के लिए लकड़ी मिलता है। वे लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आते हैं। वहां से हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं। वन जो है, पेड़ पौधे, वे मिट्टी के कटाव, भूमि संरक्षण को रोकते हैं, हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं यानी पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हैं, और पशु पक्षियों के रहने का आश्रय स्थल होता है। और सबसे बड़ी बात कि वन जो है कई प्रकार के ऐसे भी हैं जो लोगों के लिए मनोरंजन के भी साधन हैं। वनों को संरक्षित करके और वहाँ पर कई तरह के जो अभयारण्य हैं और पार्क हैं उस तरह से डेवलप किए जाते हैं जहाँ पर लोग जाकर मनोरंजक स्थल के रूप में उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से वनों की उपयोगिता काफी है। अमेज़न पश्चिमी घाट, जो भारत का पश्चिमी घाट है, उधर हम अगर नजर डालते हैं तो उसके एक छोटे से भाग पर 500 विभिन्न वनों की प्रजातियां हैं। 500 इतने प्रकार की प्रजातियों के पौधे वहां पर मौजूद हैं, यानी काफी विविधताएं पाई जाती हैं वनों में। कई प्रकार की लकड़ियां, पेड़ पौधे वनों में संरक्षित होते हैं, वनों में होते हैं। लेकिन यह जो विविधता है वो दिन प्रतिदिन उसका ह्रास होता गया, वो समाप्त होता गया। यह जो प्रजातियां हैं वे विलुप्त होती जा रही हैं। ये विविधताएं अब समाप्त होती जा रही हैं। कैसे? क्या रीजन है? आखिर ऐसा क्या परिस्थिति आया, क्या कारण बने जो हमारे जो वन थे, जहाँ इतने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी, काफी विविधताएं थी, उसमें ह्रास हुआ, उसका समाप्ति हुई? क्यों? तो औद्योगिकरण पर अगर हम नजर डालें तो 1700 से 1795 के बीच, आप गौर करेंगे, 1700 से 1795 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर यानी संसार के कुल क्षेत्रफल का 9.3
9%, 9.3% साफ कर दिया गया। इतनी बड़े क्षेत्रफल में वनों का सफाया किया गया। आखिर क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, क्यों हुआ विनाश, इस पर अब हम लोग देखेंगे कि वनों का विनाश आखिर क्यों किया गया, इसको विस्तृत रूप से देखेंगे। तो वन विनाश क्या है? वन के समाप्त होने को प्रायः वन विनाश कहा जाता है। यानी जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उनको अगर हम नष्ट करते हैं, उनको हम काटते हैं, उसे हम अगर समाप्त करते हैं तो ये क्या है? वन विनाश। वन विनाश की प्रक्रिया वैसे तो पहले से चली आ रही है। लोग पहले से पेड़ पौधों की कटाई करते थे अपने विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन जब औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ, कहने का तात्पर्य जब हम अपने ही देश की बात करें तो जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, वे जब यहाँ पर अपनी सत्ता की जड़ें मजबूत बनाने लगे तो वे ये जो वन का कटाव था, जो वन की समाप्ति का दौर चल रहा था पहले से छोटे पैमाने पर, वह अब बड़ा रूप ले लिया। यानी औपनिवेशिक काल में वनों का विनाश जो है वो व्यापक रूप ले लिया। और भारत के वन विनाश का अगर देखा जाए तो क्या क्या कारण बने, उसमें पहला है जमीन की बेहतरी, या दूसरे संदर्भ में खेती का विस्तार के लिए, खेती कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए। क्या हुआ इसका? तो हम देखेंगे 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी की बात अगर हम करते हैं तो इस समय हमारे देश के कुल भूभाग के 6ठे भाग पर खेती होती थी। और करेंगे 1600 ईस्वी में देश के कुल भूभाग के 6ठे भाग पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधा तक पहुंच गया है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि पहले कृषि कार्य बहुत ही कम भूमि पर हुआ करती थी, लेकिन आगे आते जब जब समय बढ़ता गया, धीरे धीरे आज के समय में कृषि कार्य करने का जो भूमि है वो आधा होकर रह गया, यानी बढ़ता चला गया। 1/6 था, 1/2 हो गया। इतने बड़े पैमाने पर खेती का विस्तार हुआ। बच्चों, जब खेती का विस्तार हुआ तो क्या हुआ? ये जंगल, ये पेड़ पौधे, घास की झाड़ियां, ये सबों का सफाया किया जाने लगा। यानी इनको काटा गया, साफ किया गया और फिर उन स्थानों में खेती कार्य को किया गया। खेत बनाए गए और वहां पर फिर उत्पादन कार्य किया जाने लगा। और कारण क्या हुआ? क्यों आखिर खेती का विस्तार का नौबत आया? पहले जो सीमित था वो धीरे धीरे बढ़ता गया, ऐसा क्यों? तो हम देखते हैं जब हमारे देश में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या यानी आबादी बढ़ी, लोगों की संख्या बढ़ी, तो स्वाभाविक है खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ेगी। आबादी बढ़ेगी तो भोजन की मांग बढ़ेगी, खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ेगी। और वैसे में यहाँ के जो किसान हैं वे क्या किए? वनों को साफ कर कृषि का कार्य कर रहे हैं, खेती का विस्तार कर रहे हैं। क्योंकि खेती के विस्तार के लिए वनों को साफ करना आवश्यक था उसको। और खेती के कार्य के मुख्य वजह थे व्यावसायिक फसलों का उत्पादन, व्यावसायिक फसलों का उत्पादन। इस उद्देश्य से किसानों ने वनों को साफ कर खेती कार्य करना शुरू कर दिया। अब इस व्यावसायिक फसलों में पटसन, गन्ना, गेहूं तथा कपास प्रमुख फसलें थी। इन व्यावसायिक फसलों
के उत्पादन के लिए किसानों ने वनों को साफ कर कृषि का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। और 19वीं शताब्दी, अब हम लोग आगे की बात करें। 19वीं शताब्दी में यूरोप महादेश की बात कर रहे हैं। वहां पर क्या हुआ, शहरी आबादी बढ़ी। आप गौर करें, यूरोप में 19वीं शताब्दी में शहरी आबादी बढ़ी, तो लोगों के भरण पोषण के लिए वहां भी खाद्यान्न की मांग बढ़ी। और जब शहरों का विस्तार हुआ वहां पर यूरोप में, औद्योगिक क्रांति आई, वैसे में वहां पर बहुत सारे कल कारखाने, उद्योग धंधे खुले और उनमें कच्चे मालों की मांग बढ़ी। यानी आबादी बढ़ी, उनके भरण पोषण के लिए अनाज की जरूरत हुई, और दूसरा कल कारखाने, फैक्ट्रियों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। और ये दो कारणों से यूरोप महादेश में कृषि उत्पादों का मांग बढ़ा। और जब भारत की बात की जाए, यहाँ पर जब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ काफी मात्रा में चारों ओर जंगल हैं, जो बहुत ऐसे हैं जो अनुपयोगी हैं, यानी उनके जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ हैं जिसे मियावान कहा जाता था, वे सभी जो हैं काफी अनुपयोगी हैं, उन्हें साफ कर कृषि का विस्तार किया जाए और जो व्यावसायिक फसल है उनका उत्पादन, कच्चे मालों का उत्पादन करने से हमें आर्थिक लाभ मिलेगा, यानी अंग्रेजों का राजस्व बढ़ेगा। इस ख्याल से वे यहाँ के वनों को अनुत्पादक करके, अनुत्पादक समझ के वनों का सफाया करना शुरू कर दिया और वनों को साफ करके कृषि उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उन्हें यानी राज्य की आय में काफी वृद्धि हुई। अंग्रेजों को इससे काफी लाभ हुआ। और 1880 से 1920 इस काल में, इस समय में 67 लाख हेक्टेयर, 67 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई। अंग्रेजों ने अपने वनों को सफाया करने के कार्यक्रम के दौरान इतने बड़े क्षेत्रफल के वनों का साफ किया एवं कृषि कार्य का विस्तार किया। ये सबसे पहला कार्य था भारत के वनों को साफ करने का, वनों की समाप्ति का। दूसरा, पटरी पर स्लीपर। एक यहाँ शब्द है बच्चों, स्लीपर। स्लीपर क्या होता है, पहले इसे समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसके कारण क्यों वन काटे गए। स्लीपर क्या है, ये अक्सर परीक्षा में आता है। तो रेल लाइन आप देखे होंगे, रेल जहां चलता है उससे नीचे रेल की पटरी होती है। तो रेल की पटरियों के बीच में इस प्रकार से जो दोनों पटरियों को आपस में जोड़े रखने का काम करता है, ये बीच में लकड़ी के बने होते हैं। प्रारंभ में लकड़ी के होते थे, आगे चलकर लोहा का हुआ और अभी वर्तमान में पूरा ये सीमेंट से तैयार होता है। तो जिस समय की बात हो रही है उस समय ये लकड़ी का बना होता था और इसे ही स्लीपर कहा जाता था। यानी स्लीपर किसे कहा जाता है, रेल की पटरियों के बीच लगे लकड़ी के लट्ठे जो पटरियों को आपस में जोड़े रखने का काम करता है, उसे स्लीपर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ स्लीपर। तो स्लीपर के काम क्या हुआ, ऐसा स्थिति क्या आई कि इस कारण से वन काटे जाने लगे, इसे देखते हैं हम लोग। तो 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी कहने का तात्पर्य 1800 से 1899, यह हुआ 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बलूत का पेड़, जिसको ओक भी कहा जाता है,
वो इसके वन वहां पर लुप्त होने लगे। यानी 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बलूत के पौधे वन लुप्त होने लगे और इसी के द्वारा यही काफी मजबूत लकड़ी वहां पर होता था और इसी से वहां का जो शाही नौसेना है उसके जहाज के निर्माण के लिए इस लकड़ी का प्रयोग होता था। लेकिन जब इसके वन वहां लुप्त होने लगे तो इसकी आपूर्ति में बाधा आने लगी। यानी अब जो शाही नौसेना बनने का काम था वो धीमा पड़ने लगा। वैसी स्थिति में अंग्रेजों ने, इंग्लैंड के लोगों ने एक विकल्प ढूंढा कि भारत के जंगलों में यहाँ भी काफी बेशकीमती और मजबूत लकड़ी है और इस उद्देश्य से 1820 के दशक में कुछ खोजी दस्ते हिंदुस्तान भेजे। इंग्लैंड से हिंदुस्तान आए 1820 के दशक में। क्यों? यहाँ के जंगलों का अध्ययन करने, यहाँ के जंगलों में आखिर हमारे इस शाही नौसेना के निर्माण के लिए लकड़ियां है या नहीं, और वे यहाँ से देखते हुए यहाँ पर भारी मात्रा में, बहुत ही भारी मात्रा में हिंदुस्तान से लकड़ी निर्यात करने लगे। यहाँ के जंगलों से मजबूत और कीमती लकड़ियों को काट कर वे इंग्लैंड भेजने लगे। और फिर बात आती है रेलवे के निर्माण की। रेलवे के निर्माण की, जिसके बारे में हमने अभी कहा, स्लीपर। रेलवे के निर्माण में बहुत ही बड़े पैमाने पर लकड़ियों की आवश्यकता होती है। 1850 का दशक, 1850 से 60 रेल लाइनों का काफी प्रसार हुआ हमारे देश में। रेल लाइनों का प्रसार करने का उद्देश्य हमारे देश का विकास करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों ने रेलवे लाइन का जो प्रसार किया था वो दो उद्देश्यों से किया था। पहला, उनकी सेना का आवागमन हो सके, सेना एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सके, और दूसरा, जो व्यापारिक वस्तुएं हैं वे उनका भी आवागमन हो सके, वे भी एक स्थान से दूसरे जगह भेजे जा सके। तो सेना और व्यापारिक वस्तुओं के आवागमन यानी अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए उन लोगों ने यहाँ पर रेलवे के निर्माण का प्रयास आरंभ किया। और 1850 के दशक में रेलवे की लाइन का प्रसार होना शुरू हुआ। और स्लीपर, इसके बारे में अभी मैंने बताया, 1 मील, अगर स्लीपर की बात की जाए तो 1 मील लंबी पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपर की आवश्यकता होती है। 1 मील अगर रेल की पटरी बिछाई जाए तो उसके लिए 1760 से 2000 20 स्लीपर की आवश्यकता होती है। अब आप समझ गए होंगे कि कितने बड़े मात्रा में जंगलों की कटाई कर इस स्लीपर का निर्माण किया गया होगा। और 1 मील, और भारत में रेल लाइन का जो नेटवर्क है, जो जाल है, वो 1860 के दशक में काफी पैमाने पर फैला। और एक तथ्य की बात की जाए तो 1890 में 25,500 किलोमीटर, 1890 में 25,500 किलोमीटर रेल की पटरियों को बिछाया जा चुका था, रेल लाइनों का विस्तार हो चुका था। और 1964 तक आते आते 7,65,000 किलोमीटर रेल लाइन का प्रसार हो गया था। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े मात्रा में स्लीपर के लिए, रेलवे बोगी के निर्माण के लिए वनों को विनाश किया गया होगा। अब तीसरा महत्वपूर्ण, बागान। बागान के विस्तार के लिए वनों की कटाई। तो यूरोप महादेश में चाय, कॉफी जिसे कहवा कहा जाता है, रबड़ की मांग बढ़ी यूरोप महादेश में। और इसके लिए क्या हुआ, प्राकृतिक वनों को साफ किया गया। यानी जो पहले से जो काफी घने
जंगल थे, पेड़ पौधे थे, उनको साफ किया गया और साफ करके क्या किया, यूरोपीय बागान मालिकों के हवाले कर दिया कि ये वनों का जो है वो आप सफाया करें और इस प्रकार के बागानी खेती को आप करें, और ये इसका मालिकाना हक यूरोपीय बागान मालिकों को दे दिया। उन लोगों ने इसे बाड़ाबंदी की यानी घेराबंदी की और इन सभी फसलों को उगाना शुरू किया, यानी खेती के विस्तार के लिए, रेलवे और शाही नौसेना के लिए और बागान निर्माण के लिए, बागानी खेती के लिए भारत के वनों का बहुत ही बड़े पैमाने पर विनाश किया गया। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत कहने का तात्पर्य है कि अब वानिकी व्यावसायिक कैसे बने, व्यवसाय का रूप लेने लगा। तो अंग्रेजों का स्वार्थ था कि भारत के जंगलों से अधिकतम संसाधन का उपयोग या दुरुपयोग कर उससे अपना राजस्व मजबूत करना। तो प्रारंभ में उन्हें चिंता थी इस बात की कि वहां जो स्थानीय लोग हैं वे लोग इन वनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत के वनों का जो इस्तेमाल वहां के स्थानीय लोकल आदमी लोग कर रहे हैं, और व्यापारी लोग जो हैं वो वन की कटाई करके जो वन उत्पाद वस्तुएं हैं उनकी वे खरीद बिक्री कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसे नष्ट कर रहे हैं। तो ये बात अंग्रेजों के लिए चिंता की हो गई। इस प्रकार से तो स्थानीय लोग और व्यापारियों द्वारा वनों का सफाया किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वे लोगों ने अनुभव किया कि इस प्रकार से तो भारत के जो हमारे लिए कीमती वन होंगे वे नष्ट होते जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों ने जर्मन विशेषज्ञ, एक जर्मन विशेषज्ञ जिसका नाम है डाइट्रिच ब्रैंडिस, ये नाम आपको याद करना होगा, डाइट्रिच ब्रैंडिस को इस कार्य के लिए नियुक्त किया कि वे भारत के वनों का अध्ययन करें और क्या क्या इसका उपयोग हो सकता है, इससे हमें कैसे लाभ हो सकता है, इसके लिए वो योजना बनाए। तो और इन्हें हमारे देश का प्रथम वन महानिदेशक बनाया गया। इन्होंने महसूस किया, डाइट्रिच ब्रैंडिस ने महसूस किया कि वनों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना बहुत जरूरी है, एक सिस्टम बनाना, एक संस्था बनाना बहुत जरूरी है, और वनों से संबंधित नियम कानून को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। तभी यहाँ के वनों की कटाई पर नियंत्रण हो सकता है। और इन्होंने सर्वप्रथम पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना चाहा और पशुओं जो चराने का काम करते थे लोग, वे सबों पर प्रतिबंध लगा दिया। और 1864 में 1864 में भारतीय वन सेवा की इन्होंने स्थापना की। भारतीय वन सेवा 1864 में, और इसके ठीक एक साल बाद 1865 में भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया, यानी जंगल से संबंधित, वन से संबंधित कानून बना दिए गए पहली बार भारत में। और 1906 ईस्वी में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में की गई। इस इंस्टीट्यूट में जंगल एवं उससे संबंधित मामले पर शोध होना था। यहाँ पर वैज्ञानिक वानिकी की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर एक टर्म आता है जो वैज्ञानिक वानिकी, वैज्ञानिक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, वैज्ञानिक वानिकी। इसका मतलब है वन विभाग द्वारा पुराने पेड़ों का सफाया करके उसकी जगह पर पंक्तिबद्ध या कतारबद्ध तरीके से किसी खास प्रजाति के, किसी निश्चित प्रजाति के पौधों को लगाना
साइंटिफिक फॉरेस्ट्री या वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है। यानी वैज्ञानिक तरीके से वन को लगाना वैज्ञानिक वानिकी कहलाता है। इसी पर इस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जोर दिया और इस प्रकार से वनों को लगाना प्रारंभ किया गया। जो भी वन थे, पुराने पेड़ थे जो अनिश्चित रूप से कहीं कहीं पर लगे हुए थे, सबों का सफाया किया गया और पंक्तिबद्ध तरीके से वैज्ञानिक वानिकी के तरह से वहां पर वनों का रोपण किया गया। और 1878 ईस्वी और 1927 ईस्वी में जो वन अधिनियम बना था 1865 का, उसमें 2 बार संशोधन किए गए, एक 1878 में, एक 1927 में। और 1878 में जो संशोधन किया गया उसमें वनों को 3 भाग में बांट दिया गया। 3 भाग में, एक आरक्षित वन और दूसरा सुरक्षित वन और तीसरा ग्रामीण वन। 3 प्रकार से उनको वर्गीकृत किया गया। ये आरक्षित वनों को सर्वश्रेष्ठ वन कहा जाता था और सुरक्षित और ग्रामीण सामान्य वन थे। इस आरक्षित वन में ग्रामीणों को, गांव वालों को लकड़ी काटना या वहां पर अपने पशुओं को चराने की मनाही थी, लेकिन गांव वाले अपने जलावन के लिए, अपने पशुओं को चराने के लिए सुरक्षित और ग्रामीण वनों का उपयोग कर सकते थे, वे उनके लिए छूट था। अब इस अधिनियम का प्रभाव यह पड़ा जब वन कानून बनाए गए, एक्ट बनाया गया जंगल से संबंधित, तब लोगों के लिए जंगल में स्वतंत्र रूप से आवाजाही, उनके पशुओं की आवाजाही, लकड़ियों को काटना अब प्रतिबंधित हो गया। इससे क्या हुआ, गांव वालों की दिक्कतें काफी बढ़ गई। बहुत तो वहां पर जो भी जाते थे तो वन रक्षक जो है, जिसको चौकीदार था वहां बना रखा हुआ, वो क्या करता था, लकड़ी काटने के लिए अगर कोई कुछ चोरी वगैरह के मामले में जाता था, जैसे चोरी से लकड़ी काटना चाहे तो जो वन रक्षक है उनसे घूस लेते थे। इस प्रकार से उनके सामने समस्याएं खड़ी हो गई। और जो ग्रामीण हैं, जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जिनका वर्षों से वन पर एक अधिकार बना हुआ था, उन्हें अब जंगल से बेदखल किया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई, किस प्रकार से वनों का नियमन किया गया और जो कृषि का काम है वो प्रभावित होने लगा। तो यूरोपीय उपनिवेशवाद का, जो यूरोप वाले दूसरे देश पर जाकर अपना उपनिवेश स्थापित किए, उसका सबसे अधिक असर कृषि क्षेत्र पर पड़ा। और कृषि क्षेत्र में भी कैसे लोगों पर, झूम खेती करने वालों पर, झूम खेती या घुमंतु कृषि, घुमंतु कृषि, ये लोगों पर इस प्रकार से खेती करने वाले जो लोग थे, उन पर यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा असर पड़ा। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में कृषि का यह परंपरागत सिस्टम था, यानी बहुत पहले से यह सिस्टम चला आ रहा था। इस प्रकार से खेती करने का जो तरीका था, पहले हम लोग देखेंगे झूम खेती या घुमंतु खेती, सेम है दोनों। क्या है, तो नाम से स्पष्ट होता है झूम खेती या घुमंतु, घूम घूम कर। इसे हम लोग इस तरह से समझेंगे, घुमंतु खेती में जैसे एक इलाका ही वन है, घुमंतु खेती में ये पूरा जंगल है। जंगल के किसी एक भाग, देखेंगे यहाँ पर, जंगल के किसी एक भाग को काटा और उसे जलाया जाता है। पहले जंगल की लकड़ियों, पेड़ पौधों को काट कर उसमें वहां आग लगा दिया जाता है ताकि वो जल जाए। और ये जला हुआ जो भाग है, यानी अब क्या हो गया, वहां राख बन गया। इसमें बारिश, मानसून की पहली बारिश में वहां पर बीज बो दिए जाते हैं फसल तैयार करने के लिए। बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर के महीने में जब फसल तैयार हो जाता है तो उसे काटा जाता है और 1 से 2 साल तक वहां मात्र खेती की जाती है।
और 1 से 2 साल तक खेती करने के बाद उसे 12 से 18 साल के लिए बरती छोड़ दिया जाता है, यानी खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि फिर से वहां पर नए जंगल उग जाएं और यह प्रक्रिया फिर दूसरी जगह दोहराई जाती है। इस प्रकार से की जाने वाली खेती को झूम खेती या घुमंतू खेती कहा जाता है। और इस खेती का हर जगह स्थानीय नाम, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में इसे लादीन कहा जाता है। लादीन, दक्षिण पूर्व एशिया में लादीन, मतलब इस स्थान में घुमंतू खेती का स्थानीय नाम लादीन था। मध्य अमेरिका में इसका नाम मिल्पा, इसे मिल्पा कहा जाता है। अफ्रीका में चितमेन या तावी, अफ्रीका में चितमेन या तावी। और श्रीलंका में चेना। इस प्रकार के स्थानीय नाम थे। और हमारे देश भारत में इसे झूम, कोड़ू, खंदार, उमरी इसके स्थानीय नाम थे। तो ये परीक्षा में अक्सर आता है कि लादीन कहाँ के घुमंतू खेती का स्थानीय नाम है। दक्षिण पूर्व एशिया। मध्य अमेरिका में घुमंतू खेती को क्या कहा जाता है? मिल्पा। अफ्रीका में चितमेन या तावी, श्रीलंका में चेना और भारत में झूम, कोड़ू, खंदार, कुमरी तथा अन्य। ये स्थानीय नाम है झूम खेती। लेकिन इस प्रकार की खेती जो परंपरागत रूप से चली आ रही थी, इसे औपनिवेशिक सरकार ने सही नहीं माना, क्योंकि उनका तो निगाह भारत के कीमती पेड़ों पर था। तो इससे क्या होता था कि जो झूम खेती करने वाले लोग जब जंगल में आग लगा देते थे, तो ऐसी स्थिति में ये जो कीमती पेड़ थे वे झुलस जाते थे और नए पेड़ों को भी वैसे क्षेत्रों में लगाना मुश्किल था, क्योंकि वहां पर तो आग का प्रकोप था। तो और दूसरी बड़ी बात कि अंग्रेजों को हिसाब रखना मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि आज कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग दूसरे जगह हैं, फिर वहां वाला आदमी के तीसरा जगह चल गया। तो जो लगान का हिसाब होता था वह रखना मुश्किल हो गया और इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगा दी। परिणाम क्या हुआ कि बहुत से लोग जो है अपने घरों से विस्थापित होने लगे। वे खदान में, बगान में, इन सभी चीजों में अपना काम करने पड़ने लगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको अपना पेशा तक बदलना पड़ा, क्योंकि उनकी जो जीवन यापन का जो माध्यम था वो झूम खेती ही था। और जब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो उनके सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया। अब ऐसी स्थिति में देखना है हमें कि शिकार की आजादी की है। तो अगला जो टॉपिक हम लोगों को किताब में पढ़ना है वह कि शिकार की आजादी किसे थी, आखिर किसे मिला हुआ था शिकार का? शिकार कहने का तात्पर्य कि जंगल में जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, उनको मारना विभिन्न उद्देश्यों से, चाहे उसके खाल दांत आदि बेचने हो या उसे खाने आदि का मामला हो। तो विभिन्न उद्देश्यों से जीव जंतुओं को समाप्त करना, मारना शिकार कहलाता है। तो जब जंगल का कानून बना तो वह उसने वनवासियों के जीवन को भी प्रभावित कर दिया। इसके पहले, बहुत पहले से वहाँ के जो जंगलवासी हैं वे हिरण, तीतर, इस जैसे छोटे मोटे पशु पक्षियों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अब यह जो परंपरागत प्रथा थी जो बहुत वर्षों से चली आ रही थी, उसे गैर कानूनी बना दिया। या कोई भी व्यक्ति जंगल में कोई भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी का शिकार नहीं कर सकता, और अगर शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसे दंडित किया जाता। तो ये क्या हुआ, उन लोगों का जो परंपरागत अधिकार था वो छीन लिया गया। और दूसरी तरफ
जो शाही घराने थे, जो अंग्रेज थे, उन लोगों के लिए शिकार करना खेल की बात हो गई, यानी अब वे अपने मनोरंजन के लिए करने लगे। और स्थिति ये आई कि हिंदुस्तान में बाघों को एक दूसरे जानवरों का और तथा दूसरे जानवरों का शिकार किया जाने लगा जंगल में जो थे। और यह तर्क किया गया कि ये जो है किसानों को उनके खेती के कार्य में बाधा पहुंचाते हैं, ये बर्बरता और असभ्यता का प्रतीक है। प्यारे बच्चों, जब मुगल काल, हमारे देश का जो मुगल काल था, उसकी कुछ आकृतियों को हम लोग देखेंगे तो वहां भी राजे महाराजे शिकार करते हुए दिखाई देंगे, आपको शिकार का पीछा करते हुए दिखाई देंगे। हमारी संस्कृति में ही शिकार थी, लेकिन अंग्रेजों ने जब यहाँ पर अधिकार स्थापित किया तो यहाँ के जानवरों के खाल दांत आदि को बेचने के लिए, अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए वे लोग जो हैं शिकार करने लगे। और यहाँ के लोगों को लालच दिया जाने लगा, इनाम दिया जाने लगा कि जो पशु पक्षी मार के आएगा उसको उसके बदले इनाम दिया जाएगा। और बाघ, भेड़िए तथा जो अन्य पशु हैं वे सभी को मार दिए गए और इनाम उसके बदले दिया गया। और यही तर्क दिया गया कि ये किसानों के लिए कृषि कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। और आंकड़ा एक देखा जाए तो 1875 के से 1925 के बीच में इस इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, 80,000 से ज्यादा बाघ और 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार डाले गए। आज यही कारण है कि हमारे देश में ये सभी जो हैं वे चिड़ियाघर में पाए जाते हैं, वे विलुप्त प्रजाति में आ गए हैं। और अकेले एक जॉर्ज यूल नाम का अंग्रेज अकेले 400 बाघों को मारा था। आप एक फोटो देखेंगे जहां पर अंग्रेज खड़ा है, नीचे बाघ मारे हुए सब पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने जंगल के पेड़ पौधों का तो सफाया किया ही, यहाँ के पशुओं को भी उसने नहीं छोड़ा, जंगली जानवरों का भी मारकर उसका सौदा किया। और हमारे देश को लोगों को बेवकूफ बनाकर वे अपनी राजस्व की भरपाई, राजस्व का इजाफा बढ़ावा करते रहे। नए व्यापार, किस प्रकार से नए व्यापार, अगला हमारा टॉपिक है नए व्यापार, नए रोजगार किस प्रकार से उत्पन्न हुआ। यह सही है कि वनों पर वन विभाग का नियंत्रण हो जाने से लोगों को कई तरह का नुकसान हुआ, तो खेती खत्म हुआ, उनके चारागाह छीने, बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन कुछ लोगों को अपने व्यापार को बढ़ाने का एक अवसर भी मिला। अनेक समुदाय जो थे उन्होंने अपना जो परंपरागत व्यवसाय था उसको छोड़कर कृषि उत्पादों से संबंधित व्यापार करने लगे। और हालांकि यह हमारे देश हिंदुस्तान के लिए कोई नया व्यापार नहीं था, वन उत्पादों का व्यापार तो बहुत पहले से चला आ रहा था। हम प्राचीन भारत के इतिहास में भी जब पढ़ते हैं तो हाथियों का जो व्यापार है, खाल, सींग, हाथी दांत और मसालों का व्यापार, ये सभी का व्यापार, गोंद का व्यापार वह सदियों से चला आ रहा था। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद इस व्यापार पर पूरी तरह से शासकीय नियंत्रण हो गया, यानी राइज का नियंत्रण, अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। अब ब्रिटिश सरकार ने बड़ी यूरोपीय कंपनियों को वन उत्पादों पर व्यापार की इजाजतदारी दे दी, यानी उनको उस पर एकाधिकार दे दिया कि आपको यहाँ के वन उत्पादों का हिसाब रखना है, उनका व्यापार व्यवसाय करना है। और जो स्थानीय लोग थे उनको वहाँ पशु चराने, शिकार करने, वनों का जो सामान है उसको लेने पर रोक लगा दिया। और इस प्रकार से जो चरवाहा हैं, मंतु समुदाय हैं, वे लोग क्या हुए, लास्ट में फैक्ट्रियों में, कारखानों में, खदानों में काम करने को मजबूर हो गए, उनका रोजगार छीन गया। और इस तरह से वनों का विनाश हुआ, वनों से अंग्रेजों ने अपने लाभ पहुंचा लिए। और हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने किस प्रकार अपने स्वार्थवश भारत के जंगलों को, यहाँ के जंगली जानवरों को, यहाँ के लोगों को किस प्रकार से अपना शोषण का शिकार बनाया और अपने राजस्व की पूर्ति हेतु यहाँ का काफी दोहन किया। प्यारे बच्चों,
क्लास 9 की वार्षिक परीक्षा जो झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा ली जाती है, उसमें परीक्षा का जो स्वरूप है वो वस्तुनिष्ठ है, यानी ऑब्जेक्टिव है। उसमें प्रश्न होते हैं, उसके सामने 4 विकल्प दिए होते हैं, उसमें से आपको एक विकल्प सही का चयन करना होता है और आंसर OMR शीट में करना होता है। तो इन टॉपिक्स में से कुछ महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसके बारे में मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, जिसे आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में अक्सर आते हैं। वैसे प्रश्नों में से पहला है, वन विनाश क्या है? तो मैंने बताया था इसका उत्तर है वनों के समाप्त होने को प्रायः वन विनाश कहा जाता है, यानी वनों में जो पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई अगर की जाए बड़े पैमाने पर और जब वे समाप्त हो जाए तो उसे वन विनाश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्लीपर क्या है? रेल की पटरियों के बीच लगे लकड़ी के लट्ठे जो पटरियों को आपस में जोड़े रखते हैं उसे स्लीपर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल लाइन का नेटवर्क किस दशक में बढ़ा? उत्तर है 1860 के दशक में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? प्रथम वन महानिदेशक कौन था? इसका उत्तर है डाइट्रीच ब्रैंडिस, जो एक जर्मन विशेषज्ञ था। डाइट्रीच ब्रैंडिस। भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना कब की गई? इसका आंसर है 1864 में, 1864 में। अगला प्रश्न है, भारत में वन अधिनियम कब लागू किया गया? आंसर है 1865, 1865। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? इसका आंसर है 1906 में। कहां पर? देहरादून में। अगला प्रश्न है, 1878 ईस्वी में जो वन अधिनियम में संशोधन किया गया उसमें वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 3 वर्गों में। आंसर है पहला आरक्षित वन, दूसरा सुरक्षित वन, तीसरा ग्रामीण वन। इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ वन किसे कहा जाता है? इसका आंसर है आरक्षित वन। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में घुमंतू खेती का स्थानीय नाम क्या है? आंसर है लादिन। मध्य अमेरिका में मिल्पा, श्रीलंका में चेना, अफ्रीका में चितमेन या तावी। ये जो क्षेत्र, स्थान और इसके स्थानीय नाम जो है घुमंतू खेती के, ये काफी महत्वपूर्ण है। भारत में घुमंतू खेती को धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूमर, पोड़ू, खंदात, ये सभी नाम यहाँ पर प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज ने अकेले भारत के जंगलों में से 400 बाघों को मारा था? इसका आंसर है जॉर्ज यूल ने। इसके बाद मैं आपको 5 होमवर्क देने जा रहा हूं। आप अपनी कॉपी और पेन को रेडी करेंगे और जो मैं लिख रहा हूं उसे आप नोट करेंगे, जिसे अगले वीडियो क्लास में इसके पार्ट 2 में इस चैप्टर के उस पर चर्चा होगी और उसमें आप उसका मिलान करेंगे। तो होमवर्क का सबसे पहला प्रश्न है, स्लीपर क्या है? आप नोट करेंगे, स्लीपर क्या है? तो इस पर चर्चा हुआ कि रेल की पटरियों के बीच लगे लकड़ी के लट्ठे जो पटरियों को आपस में जोड़े रखने का काम करता है उसे
स्लीपर कहा जाता है। दूसरा डायट्रिच ब्रैंडिस कॉन्था। डायट्रिच ब्रैंडिस कॉन्था आंसर है डायट्रिच ब्रैंडिस भारत का प्रथम वन महानिदेशक था। तीसरा वैज्ञानिक वानिकी क्या है? वैज्ञानिक वानिकी जिसे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता है क्या है? तो वन विभाग द्वारा पुराने पेड़ों को काटकर उसकी जगह पर किसी निश्चित प्रजाति के, किसी खास प्रजाति के पौधों को कतारबद्ध तरीके से लगाना वैज्ञानिक वानिकी कहलाता है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न आप लिखेंगे कि भारत में वन विनाश के कोई दो कारण बताएं। दो कारण बताइए। इसका उत्तर है पहला कृषि का विस्तार करने के लिए, दूसरा रेलवे पटरियों या रेलवे के विकास में या विस्तार में इसका काफी पैमाने पर कटाई हुआ विनाश हुआ। पांचवा चेना कहाँ के घुमंतु खेती का स्थानीय नाम है? स्थानीय नाम है। चेना कहाँ के घुमंतु खेती का स्थानीय नाम है? आंसर श्रीलंका। जैसे कि मैंने बताया था मध्य अमेरिका में मिल्पा, दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग, उस प्रकार से चेना श्रीलंका का घुमंतु खेती का स्थानीय नाम है। तो आप ये सभी चीजों को गहराई से पढ़ेंगे। हमारा अगला जो क्लास होगा उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे बस्तर विद्रोह और जावा के जंगल में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, डच वैज्ञानिक वानिकी कैसे हुआ, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर करने के लिए किसी भी अध्याय को बहुत ही गहराई से और विस्तार पूर्वक एक एक तथ्य जो है, वर्ष हैं और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको सीखना पड़ता है, तभी आंसर सही हो पाता है। इसलिए आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। शुभकामनाओं के साथ अगले चैप्टर इस पाठ के अगले दूसरे भाग में हम लोग पुनः वीडियो क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।